हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे द प्रीएम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ा था। भारतीय संविधान सभा कैसे बनाई गई इसके बारे में हमने पढ़ा था। कैबिनेट मिशन भारत आता है, उसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस होते हैं, उसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। और भारतीय संविधान सभा में जो गठन किया गया संविधान सभा का, इसमें कुल कितने मेंबर्स थे उनके बारे में हमने कल पढ़ा था। 389 सदस्य जो संविधान सभा गठित की गई थी उसके मेंबर्स थे। उसमें हमने देखा था जो 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे, यानी अंग्रेज भारत से आते थे। और 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांत। चीफ कमिश्नरी प्रांत क्या होता है? जो आज का यूटी है, यूनियन टेरेटरी, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उस टाइम पे उसे चीफ कमिश्नरी प्रांत कहा जाता था। तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत के बारे में हमने पढ़ा था। दिल्ली थी, अजमेर मेरवाड़ा था, और कर्नाटक कुर्ग जो था कर्नाटक में, और बलूचिस्तान था। इन चारों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम ये जानते हैं कि संविधान सभा में 389 सदस्य क्यों चुने गए, यानी जो संविधान सभा के मेंबर थे उनकी संख्या 389 क्यों थी? क्योंकि उस टाइम पे जो जनसंख्या थी उस आंकड़े पर सदस्यों को चुना गया था। उस टाइम पे भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, और जो एक सदस्य होता था संविधान सभा का, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस तरीके से जो भारतीय संविधान बनाई गई उसमें कुल 389 सदस्यों को चुना गया। भारतीय संविधान में सदस्य मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य थे। तो हमने संविधान सभा के बारे में ये पढ़ा। और संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो 6 दिसंबर 1946 को किया गया। उसके पहली बैठक के बारे में हमने पढ़ा था। 9 दिसंबर 1946 को होता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और 11 दिसंबर 1946 को हमने पढ़ा था जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वही आज की प्रस्तावना का आधार है। जो हम प्रस्तावना के प्रीएम्बल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो जो उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसी का आधार है प्रस्तावना। तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसको बनने में कुल कितना समय लगा था ये हर किसी को पता होता है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है भारतीय संविधान को बनने में। 2 साल लगते हैं, 11 महीने और 18 दिन लगते हैं भारतीय संविधान को पूरी तरीके से तैयार होने में। तो भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे क्या कारण रहते हैं इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 1930 की बात है। 26 जनवरी 1930 को जो अपने क्रांतिकारी थे, जो अपने आंदोलनकर्ता थे, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 की बात है। तो उस दिन का जो महत्व है वो कम ना हो जाए। भारतीय जो अपना भारत है वो 15 अगस्त को आज़ाद हो जाता है, तो हमारी स्वतंत्रता दिवस जो है, इंडिपेंडेंस डे, वो 15 अगस्त हो जाता है। तो जो 26 जनवरी था, जिनको अपने क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस जिस दिन मनाया था, उस दिन का महत्व कम ना हो जाए, इस कारण जो अपना भारतीय संविधान है इसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान को बनने में दिन कितने लगते हैं? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगते हैं। अब जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, जो शेड्यूल हैं, जो पार्ट्स हैं यानी भाग हैं, जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल, वो कितनी है? तो जो भारतीय संविधान है उसमें कुल 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स 395 हैं। और जो अनुसूचियां शेड्यूल है वो मूल संविधान में 8 थी, लेकिन समय के साथ उसमें संशोधन किया गया, और वर्तमान में जो अनुसूचियों की बात करेंगे, शेड्यूल की बात करेंगे, वो 12 है। और भाग की बात करते हैं, पार्ट्स जो हैं वो 22 भाग थे, अब भी 22 भाग हैं। तो जो संविधान है अपना भारतीय संविधान, इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन के माध्यम से आर्टिकल्स जोड़े जा सकते हैं, अनुसूचियां जोड़ी जा सकती हैं, भाग जोड़े जा सकते हैं, लेकिन जो अपना भारतीय संविधान है उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करेंगे। उसके बारे में देखते हैं। जो संविधान सभा होती है, अपने संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है, और संविधान सभा लागू होती है 26 जनवरी 1950 को। तो जो अंतिम बैठक थी वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है? उस दिन क्या क्या हुए थे, कौन कौन से कार्य हुए थे, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ये चुने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के राष्ट्रपति चुने जाते हैं 26 जनवरी 1950 के दिन। और जो अपना राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, उसको अपनाया जाता है, जनगण मनगण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को, जनगण मन को। और
और जो अपना राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसको अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को लास्ट जो बैठक थी, मीटिंग थी, उस पर 284 लोग जो होते हैं संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। और जो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया, इसमें सबसे पहला जो हस्ताक्षर था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर थे। उनका जो सिग्नेचर है, और उन्होंने सिग्नेचर किया था, जो संविधान सभा है उस पर उनका पहला सिग्नेचर देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो संविधान सभा है, अपना भारतीय संविधान है, इसको किसने लिखा था। तो भारतीय संविधान को हाथों से लिखा था, अंग्रेजी भाषा में लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और जो इसको हिंदी भाषा में लिखे थे उनका नाम है वसंत कृष्ण वैद्य। और जो अपना भारतीय संविधान है, इसकी सजावट किसने की थी, नंदलाल बोस, जिन्हें हम नंदू बोस के नाम से भी जानते हैं। ये जो अपने संविधान है इसके डिटेल थे। आई होप आपको संविधान के डिटेल के बारे में नॉलेज होगी। ये जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, संविधान हमारा कैसे बनाया गया, इसमें कौन सी बैठकें हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में हमने समझ लिया। और जो अपना संविधान सभा, इसे कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो देहरादून से इसे प्रकाशित किया गया था। चलिए, अब हम संविधान सभा के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लिए हैं। लास्ट क्लास भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बाद जो आगे की क्लासेस हैं हमें समझ में आएंगी। अब हम पढ़ते हैं जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो वो जो आज की प्रस्तावना है उसका आधार किस प्रकार से, उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। प्रस्तावना प्रियम्बल से ये इस तरीके से संविधान में लिखित है। उसके बाद पढ़ेंगे डिटेल से इसके बारे में, इसके अर्थ को समझेंगे, क्या है प्रस्तावना, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है संविधान में। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान का अपना एक दर्शन होता है, यानी जो भारतीय संविधान है या किसी भी देश का संविधान है, इसका अपना एक दर्शन होता है। संविधान के दर्शन का अभिप्राय उन आदर्शों से है जिसमें भारतीय संविधान अभिप्रेरित हुआ, और उन नीतियों से है जिन पर हमारा संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। यानी संविधान का एक दर्शन होता है, और संविधान के दर्शन का अभिप्राय उन आदर्शों से होता है जिसने भारतीय संविधान को अभिप्रेरित हुआ, जिससे भारतीय संविधान क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। और उन नीतियों से, जो संविधान का दर्शन है, उन आदर्शों, उन नीतियों से है जिन पर हमारा संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकार किया था, यानी जो अपना उद्देश्य था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, इसे स्वीकारा कब गया था, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकारा गया था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। उसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अत्यंत प्रेरणात्मक और महत्वपूर्ण भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था। और इसे एक्सेप्ट कब किया गया संविधान सभा के द्वारा, 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। हमने पढ़ा कि जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है प्रियम्बल्स का आधार है। यह उद्देश्य संवैधानिक सिद्धांतों का शिलान्यास करते हुए संविधान की विचारधारा का निर्माण करते हैं। यानी अगर अपने पूरे संविधान को समझना है तो यदि हम प्रियम्बल्स को अच्छे से समझ लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि अपना संविधान कैसा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ के बारे में बात की गई है। ये प्रियम्बल्स को समझने मात्र से पूरे संविधान को हम समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की अंतरात्मा न्याय, समता, अधिकार और बंधुत्व के आशय से अभिसंचित है। यानी जो भारतीय संविधान है उसमें क्या क्या है, अंतरात्मा की न्याय, यानी न्याय उसमें जुड़ा हुआ है, उसमें न्याय की महिमा है, समता है, अधिकार है और बंधुत्व की जो भावना है, इससे भारतीय संविधान बना हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे वर्तमान संविधान की नियामक महत्वाकांक्षों में से एक है। यानी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये प्रियम्बल्स में एडेड है, इस प्रियम्बल्स में जुड़ा हुआ है। इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात किया गया है, वो जो है संविधान का महत्व रखती है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जिन आदर्शों को प्रस्तुत किया गया वे निम्नलिखित है। उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से आदर्श को प्रस्तुत किया था उसके बारे में समझ लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जो उन्होंने पेश किया उसमें क्या लिखित था। देखिए, संविधान सभा दृढ़तापूर्वक सत्यनिष्ठा से भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करती है। यानी संविधान सभा जो थी, जो संविधान सभा बनाई गई थी, उनके जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या कहा कि दृढ़तापूर्वक और सत्यनिष्ठा से भारत को एक, अपने देश को एक संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करती है। जो संविधान सभा है ये घोषित करती है। यानी संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न क्या होता है कि भारत अपने डिसीजन खुद लेने के लिए इतना एबिलिटी है कि भारत
के जो लोग हैं, भारत का जो संविधान है उसके ज़रिए लोग अपने जो आंतरिक मामले हो या बाहरी मामले हो उसके डिसीजन भारत के लोग खुद करेंगे। हम किसी पर बाध्य नहीं है, किसी दूसरे देश पर बाध्य नहीं है। और उसके भावी प्रशासन के लिए एक संविधान की संरचना करने का वचन देती है। और उसके जो प्रशासन है संविधान की संरचना करने का वचन देती है, ऐसा संविधान सभा के द्वारा ये घोषणा की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव में ये लिखा हुआ है। इसमें ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे, यानी जिन पर अंग्रेज शासन करते थे, भारतीय राज्यों के क्षेत्र और वह क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों की सीमा से बाहर हैं और जो स्वतंत्र प्रभुता संपन्न भारत के संवैधानिक भाग बनना चाहते हैं, सबको एकीकृत किया जाएगा। यानी जो भी प्रांत है, जो भी एरिया था, वो अगर भारत में मिलना चाहते हैं, चाहे वो भारत में हो या भारत से बाहर हो या अंग्रेजों के अंडर हो या अंग्रेजी प्रांत से आते हों, अगर वो भारत में मिलना चाहते हैं तो उनको एकीकृत किया जाएगा। ये सभी क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं अथवा संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के साथ भारत के स्वायत्त एकक माने जाएंगे। यानी ये सब भारत के एक माने जाएंगे। अगर वो अपनी इच्छा अनुसार मिलना चाहते हैं, भारत में एकीकृत होना चाहते हैं, तो उन्हें एक माना जाएगा। संघ के लिए नियोजित अथवा अंतर्निहित शक्तियों के अतिरिक्त वह सरकार और प्रशासन के लिए सभी अपशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखते हैं जो 4th पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है। स्वतंत्र भारत की संपूर्ण शक्ति और सत्ता, संविधान, संगठक तथा प्रशासनिक उपकरण भारतीय जनता से व्युत्पन्न है। यानी स्वतंत्र भारत की जो संपूर्ण शक्तियां हैं, जो सत्ता है, वो क्या है, संविधान से जुड़ी हुई है। यानी जो संविधान में शक्तियों का वर्णन दिया गया, उससे भारतीय जो संविधान है, भारत की जो जनता है, यानी जो अपना स्वतंत्र भारत है, इसकी संपूर्ण शक्तियां और सत्ता किससे संबंधित है, संविधान से। भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी जाएगी। यानी जो भारतीय जनता है उनको सामाजिक तरीके से न्याय दिया जाएगा, आर्थिक तरीके से भी न्याय दिया जाएगा, और जो राजनीतिक तरीका है उनसे भी उन्हें तीनों तरीके की उन्हें न्याय देने की गारंटी दी जाती है। कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अंतर्गत सबको पदोन्नति के समान अवसर, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म, आस्था, उपासना, व्यवसाय, साहचर्य तथा कार्यकारिता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के बारे में बात की गई है उद्देश्य प्रस्ताव में। जो कानून के समानता है उसके बारे में बात की गई है। समान अवसर के बारे में, विचार की स्वतंत्रता होगी लोगों के पास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, धर्म, आस्था, उपासना और व्यवसाय की स्वतंत्रता होगी। इन सब चीज़ों के बारे में जो है संविधान में लिखा हुआ है। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था उसमें लिखा हुआ था। इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े तथा आदिवासियों और दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो आदिवासी यानी जो दलित समुदाय से आते थे, उनकी जो है सुरक्षा के लिए उनकी जो पर्याप्त सुरक्षा उन्हें दी जाएगी, इसके बारे में भी बताया गया। भारत के गणराज्य के क्षेत्रों, धरती, समुद्रों और वायु पर उसके अधिकारों के सभ्य राष्ट्रों के नियम के अनुसार सुरक्षित रखा जाएगा। यानी जो भारत है उसके जो क्षेत्र है, धरती है, समुद्र है, वायु, उसको सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बारे में भी बात की गई है। इस प्राचीन देश को विश्व में न्याय संगत और सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ है और यह विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिए जी जान से सहयोग देगा। यानी ये जो प्राचीन देश है अपना भारत है, इसे जो विश्व में न्याय संगत और सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ है अपने देश को, यह विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिए जी जान से सहयोग देगा। यानी देश की शांति के लिए और लोगों के कल्याण के लिए अपने जी जान से सहयोग देगा। ये भारत के बारे में कहा गया है। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें 8 पॉइंट इसको डिनोट किया गया था। ये जो हमने पढ़ा अभी वो उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा हुआ था। इसके बाद देखेंगे जो अपनी प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना का आधार है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में इन सभी आदर्शों को समाहित किया गया। यानी जो प्रस्तावना है अपने भारत की प्रियम्बल से, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव के जो आदर्श है उनको समाहित किया गया। मूल रूप से संविधान की प्रस्तावना नेहरू द्वारा प्रस्तुत तथा सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्यों के प्रस्ताव पर आधारित है। यानी जिसे नेहरू जी ने पेश किया और जो संविधान सभा है उसे सभी की सहमति से उसे अंगीकृत किया गया, यानी स्वीकारा गया, अडॉप्ट किया गया। कानून की दृष्टि से प्रस्तावना संविधान
संविधान का अंग नहीं है, यानी कानून की दृष्टि से जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं मानी जाती थी, किंतु व्यवहार में यही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ है। हम पढ़ेंगे प्रस्तावना से संबंधित जो केसेस रहे हैं उनके बारे में भी डिटेल से समझेंगे। अब चलिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है आज के टाइम पे उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तावना में संशोधन कैसे किए गए, जो अमेंडमेंट किए गए थे वो कब किए गए, कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन किए गए, इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। देखिए, प्रीएम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से अपनी जो भारत की प्रस्तावना इसको हम डिटेल से समझेंगे। प्रत्येक संविधान एक प्रस्तावना से आरंभ होता है। इस प्रस्तावना में संविधान के मूल उद्देश्य व लक्ष्य निहित होते हैं। जो संविधान के उद्देश्य क्या होते हैं, उनके लक्ष्य क्या होते हैं, किसमें निहित है, प्रस्तावना में। यह प्रस्तावना संविधान की रचना करने के विचारों और भावनाओं का प्रतिरूप होती है। इसी के अनुसार संविधान का क्रियान्वयन किया जा सकता है। चलिए प्रस्तावना के बारे में समझते हैं। यहाँ पर जो प्रस्तावना हमने लगाया हुआ है, ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका, इसको यहाँ पर हमने टाइप किया है, उसको पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों को डिनोट किया गया है कि हम भारत के लोग जो हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय करने वाली गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को, जो प्रतिष्ठा और अवसर को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान में जो लिखा हुआ है इस तरीके से उसको संविधान में लिखा गया है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को, यानी इसमें प्रस्तावना जो इसमें भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया। देखिए, हम भारत के लोग और भारत को, तो हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में हमने क्या पढ़ा, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत अपने जो डिसीजन है वो खुद ले सकता है, किसी देश पर बाध्य नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय करने वाली गणराज्य बनाने के लिए, यानी समाजवादी होगी जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, भारत में किसी धर्म को प्रधान नहीं माना जाएगा, भारत सभी धर्मों को समान समझेगा, भारत में किसी भी धर्म की प्रधानता नहीं होगी, भारत सभी धर्म के लिए समान है, जो भारत के नियम कानून है संविधान के वो सभी धर्मों के लिए इक्वल है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक न्याय, जो लोकतांत्रिक न्याय है करने वाली गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जितने भी भारत में नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो न्याय है उसके बारे में बात की गई है। जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता, यानी लोगों को कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है, वो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की और उपासना की, ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो लोगों को प्राप्त है। प्रतिष्ठा और अवसर को प्राप्त करने के लिए, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के बारे में इसमें बताया गया है। उनमें व्यक्ति की जो गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित, बंधुता बढ़ाने के लिए और भाईचारे की भावना को बताया गया, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की जो प्रस्तावना है उसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरीके से जो भारतीय संविधान की प्रीएम्बल्स है इसको एक्सेप्ट किया गया, और जो भारतीय संविधान की प्रीएम्बल्स है उसमें ये सब बातें लिखी हुई है। इसमें भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग है, 2 बार। इसमें कितने प्रकार की न्याय के बारे में बात की गई है, 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई। इसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार के लोगों को दी गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें जो है व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। समानता दो प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। और जो भाईचारे की भावना है वो बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि जब अपने भारतीय संविधान को समझना है, किसी भी देश के संविधान को समझने के लिए यदि उसके प्रियम्बल्स को पढ़ लिया जाए तो समझ में आता है कि भारतीय वो संविधान कैसा है। जैसे आज हमने ये प्रियम्बल्स को पढ़ा, अब हमें समझ में आ गया है कि भारत में न्याय कितने प्रकार के हैं, लोगों को कितने प्रकार की न्याय दी गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, कितने प्रकार की समानता दी गई है। इसके बारे में प्रियम्बल्स को पढ़ने से हमें समझ में आता है। देखिए ये इंग्लिश वर्जन इसका है, उसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जो अपना प्रस्तावना है इसके बारे में डिटेल से हमने समझा। उसके बाद देखते हैं निष्कर्ष क्या है प्रस्तावना का। निष्कर्ष में एक भारतीय विद्वान के शब्दों को उद्धृत करना उपयुक्त होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस बात के प्रलेखों में सबसे उत्तम है। संसार के अन्य संविधानों की प्रस्तावना पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार, आदर्श एवं अभिव्यक्ति हमारे संविधान की प्रस्तावना भारतीयों के दृढ़ निश्चय का प्रतीक है कि वे एकता प्राप्त कर ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व विजय हो। संविधान सभा के एक सदस्य ने प्रस्तावना की सराहना करते हुए कहा कि संविधान का अमूल्य अंग है। संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का अमूल्य अंग है। यह संविधान की कुंजी है, यानी संविधान की कुंजी किसको माना गया? प्रियम्बल्स को। और संविधान का जो अमूल्य अंग क्या है? प्रियम्बल्स है। देखिए प्रियम्बल्स के बारे में जो स्टेटमेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जान लेते हैं जो प्रियम्बल्स इसकी भाषा कहाँ से ली गई। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है वो प्रियम्बल्स की भाषा ली गई। यानी जो ये प्रियम्बल्स की भाषा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए उसमें जो न्याय की ये जो भाषा है प्रस्तावना किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो भाषा है उसको लिया गया है। और जो प्रस्तावना का विचार है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से इसका विचार लिया गया है। और जो प्रस्तावना के शब्द है यानी कि यूएनओ के चार्टर से ये शब्द लिए गए हैं और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब प्रस्तावना से संबंधित जो कथन है, जो इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है उनके बारे में देखते हैं। कौन कौन से जो कथन है वो प्रस्तावना के लिए कहे गए हैं। देखिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? यानी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, इसको संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी है? ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की संज्ञा कहा है। उसके बाद देखते हैं प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसने कहा था? यानी जो प्रस्तावना है उससे संविधान जो निर्माता थे उनके विचारों को जान सकते हैं, उनके जानने की कुंजी किसने कहा था? तो अर्नेस्ट मैके ने कहा था। अर्नेस्ट मैके ने संविधान को कहा था, प्रस्तावना को, कि ये संविधान निर्माताओं के जो विचार हैं उनको जानने की कुंजी है। उसके बाद देखते हैं प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्मपत्री किसने कहा था? प्रस्तावना को जो है संविधान की राजनीतिक और जन्म कुंडली कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को कहा था कि देखिए के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री कहा था। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? यानी प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी थी? एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। उसके बाद देखते हैं प्रस्तावना से जो संबंधित केस रहे थे, इससे रिलेटेड केस के बारे में पढ़ेंगे। मूल संविधान में प्रस्तावना में क्या चीज़ था? मूल संविधान जो अभी हमने प्रस्तावना पढ़ा वो आज के टाइम का जो प्रस्तावना उसको पढ़ा है। अब मूल संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे, संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, इनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो प्रस्तावना से संबंधित केस रहा था वो था बेरुआदी वर्सेस भारत संघ, यानी ये 1960 का केस है। बेरुआदी बनाम भारत संघ के मामले में था। देखिए इसमें कहा गया था, जो बेरुआदी बनाम भारत संघ था 1960 का केस, इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये कहा गया बेरुआदी बनाम भारत संघ जो 1960 का केस था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं माना जाता है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा केस रहा था वो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य जो था
उसके बारे में ये केस था। दूसरा केस कौन था सा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 का जो केस था, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और इसमें भी संशोधन कर सकते हैं। जैसे संविधान के सभी पार्ट्स में संशोधन कर सकते हैं, उसी प्रकार से जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान का अंग माना जाता है, उसका भाग माना जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बस है, उसमें कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है, यानी कितनी बार उसमें संशोधन किया गया है। तो जो अपना भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है। वो संशोधन कब किया गया और कौन से केस से किया गया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में केस था उसके द्वारा किया गया। तो प्रस्तावना में संविधान संशोधन कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में संशोधन हुआ है केवल एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसे 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 को, इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। यानी 1976 में जो प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया, जो प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया गया था, उसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया उसमें कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए, यानी समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। यहाँ पर देख सकते हैं समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो समाजवादी सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द भी पहले मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। और जो अखंडता शब्द है, अखंडता को भी मूल संविधान में, मूल जो प्रस्तावना थी उसमें नहीं जोड़ा गया था। संविधान संशोधन यानी प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है वो प्रस्तावना में जोड़े गए थे और मूल जो प्रस्तावना थी उसमें ये तीनों शब्द नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आई होप प्रस्तावना के बारे में आपको डिटेल से समझ में आएगा, इससे संबंधित क्या क्या केस रहे, प्रस्तावना के बारे में जो स्टेटमेंट रहे थे उसके बारे में, और जो प्रस्तावना है वो कैसे उद्देश्य प्रस्ताव था और उद्देश्य प्रस्ताव का आधार आज की प्रस्तावना है उसके बारे में भी हमने समझा। उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि कैसे, जो क्यों कहा जाता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो आज की प्रस्तावना का आधार है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी हुई थी उसको भी प्रस्तावना में अडॉप्ट की गई थी, जो प्रियम्बल्स है उसमें भी जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं अपने जो भारतीय संविधान है उसमें प्रस्तावना इस प्रकार से उल्लेखित है। आई होप आपको प्रस्तावना का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।